हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एनसेड्स के बारे में, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एनसेड्स को किस किस नाम से जाना जाता है। एनसेड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो वो ड्रग्स जो कैसी हैं, स्टेरॉयडल नहीं है। नॉन स्टेरॉयडल मीन्स जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं है, ठीक है। और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं, वो ड्रग्स कहलाती हैं एनसेड्स। इनको हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज एनाल्जेसिक। साथ में इनको एंटीपायरेटिक ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि ये पायरेक्सिया यानी कि आपका जो फीवर है उसको भी रिड्यूस करती हैं, ठीक है। तो इनको हम एंटी एनाल्जेसिक्स भी कह सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी कह सकते हैं, या फिर हम इनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, किस तरह से आपका इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में कॉज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सेल है, उस पर किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, तो सेल में क्या होगा, जो आपकी फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड, वो कन्वर्ट हो जाती है एराकिडोनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज फॉस्फोलिपिडेज, ठीक है। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है, ये फर्दर दो चीज़ें बनाता है। पहला बनाता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा बनाता है ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। जो एराकिडोनिक एसिड से ल्यूकोट्रीन्स बनाता है, उस एंजाइम का नाम है लिपोक्सिजिनेज, और जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जिसको हम कहते हैं कॉक्स। अब इसी कॉक्स का मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ये कॉक्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाता है। ये फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, और वहाँ से क्या बनता है, डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2, F2, TXA2 और PGI2। ये सारे क्या हैं, ये हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है। यही ग्लैंडिन्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो अब इस अगर हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके का सेल पे डैमेज हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड किस में कन्वर्ट होगा, एराकिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनाएगा H2, और वहाँ से क्या बनेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं ये कॉक्स जो एंजाइम है, इसको ही ना बनने दूँ बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा। तो हम जो एनसेड्स किस पे वर्क करती हैं, एनसेड्स बेसिकली वर्क करती हैं कॉक्स पे। ये जो आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज बैक्टीरिया एंजाइम है, ये हमारी एनसेड्स इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होता। और प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया आपको डिफरेंट टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, तो जो मेनली इन्फ्लेमेशन या पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ये आपके इन्फ्लेमेशन कॉज कराते हैं। साथ में जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन G2, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, ये कॉज कराती है, ये आपका हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, ठीक है। इसी तरह आपका PGAI2, PGE1, PGE2, ये क्या करता है, आपकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जो PGE2 है, ये सेल प्रोलिफरेशन कराता है, एंजियोजेनेसिस कराता है, और मेटास्टेसिस का काम कर रहे होते हैं। तो मेनली जो हमारी एनसेड्स हैं वो किस पे वर्क करेंगी, अभी मैंने आपको बताया कॉक्स, वो कॉक्स को रोक देंगी और प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होने देंगी। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 भी नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी नहीं बनेगा, F2 भी नहीं बनेगा और I2 भी नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन बंद हो जाएगा। तो हम बात करते हैं बेसिकली कॉक्स कितने टाइप के होते हैं, कॉक्स है क्या। तो कॉक्स क्या है, अभी मैंने बताया था आपको। ये कॉक्स क्या कर रहा है, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन करता है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और पेन को बढ़ा रहे होते हैं। ये कॉक्स मेनली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉक्स 1, दूसरा होता है कॉक्स 2 और तीसरा होता है कॉक्स 3। कॉक्स 1 जो है वो आपकी बॉडी में नेचुरली बन रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। ये हमारी बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है नेचुरली, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नेचुरली है, तो ये जो अभी यहाँ पे बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ये एक फैक्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं TX अल्फा 2। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का प्लेटलेट का फॉर्मेशन करता है, या हमारा कैसा होता है, ये कोगुलेटिव होता है, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप ध्यान रखिएगा TX A2, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा ध्यान में कि इसका आगे मैं रोल बताने वाला हूँ, क्या किस तरह से हमें एस्पिरिन का जो हमारा डिस्प्रिन है उसको मना किया जाता है हाई BPM में, तो इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं
कॉक्स टू के बारे में। कॉक्स टू कैसा होता है, इंड्यूसिबल होता है, ये नॉर्मली एब्सेंट होता है, लेकिन जैसे ही कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा उस टाइम पे इंड्यूस होगा, और इंड्यूस होने के बाद क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराने लगता है। इसके बाद है कॉक्स थ्री। कॉक्स थ्री आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये मेनली किसमें इन्वॉल्व होता है, पेन और पायरेक्सिया। तो जो आपका कॉक्स टू है वो कराता है इन्फ्लामेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्फ्लामेशन कौन कॉज करा रहा है, कॉक्स टू। और जो पेन और पायरेक्सिया है वो कौन कॉज करा रहा है, कॉक्स थ्री। तो अब हम क्या कर हमें क्या करना है, अगर इन्फ्लेमेशन कम करना है तो हमें कॉक्स को बंद करना होगा। तो इसी के बेसिस पे जो हमारी मेडिसिन हैं या हमारी जो एनसेट्स हैं वो डिवाइड कर दी गई हैं कि वो कौन से कॉक्स पे वर्क कर रही हैं, कॉक्स वन पे वर्क कर रही हैं, कॉक्स टू पे वर्क कर रही हैं, या फिर हमारे कॉक्स थ्री पे वर्क कर रही हैं, या फिर वो कैसे हैं, पेन और पायरेक्सिया में हेल्प कर रही हैं। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो आपकी एनसेट्स ड्रग्स हैं वो, एक सेकेंड, जो आपकी एंसर्ट ड्रग्स हैं वो किसमें डिवाइड हो गई हैं, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंशियल कॉक्स इनिबिटर, तीसरा है हमारा सिलेक्टिवली कॉक्स इनिबिटर, और चौथा है हमारा एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस। मतलब ये देखिए, इन्फ्लामेटरी एक्शन को शो नहीं करती, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन में हेल्प नहीं करती, ये केवल किस में हेल्प करेंगी, ये ड्रग्स पेन को रिड्यूस करेंगी और पायरेक्सिया मतलब फीवर को रिड्यूस करेंगी। बाकी जो तीन है आपकी ये वर्क करती हैं आपकी इन्फ्लामेशन पे, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती हैं या फिर आपके पेन को भी रिड्यूस करती हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे एंसर्स हैं वो चार कैटेगरी में क्लासीफाई है, नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स इनहिबिटर, प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिवली कॉक्स इनहिबिटर। साथ में कौन सा था, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक विद पुअर इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। तो अब हम एक एक ड्रग को पढ़ने वाले हैं। चार्ट का क्लासिफिकेशन मैंने भी आपको बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्पिरिन के बारे में। तो एस्पिरिन कैसी होती है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जो क्या करती है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। अगर मेनली इसका तीनों एक्शन देखने को मिलता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, एनाल्जेसिक भी होती है और एंटीपायरेटिक भी होती है, लेकिन डोज पे डिपेंड करता है आपको कितनी डोज देनी है। अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, 3 to 6 ग्राम पर डे देनी होगी, ठीक है। 3 to 6 ग्राम मीन्स आपको कितना, 3000 mg to 6000 mg पर डे इसको देना होगा, ठीक है। या आप कह सकते हो 100 mg पर केजी पर डे देना होगा। इसी के साथ हम बात करते हैं, अगर आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी चाहिए मतलब पेन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कितना दे सकते हो, 0.3 to 1.5 ग्राम पर डे, ठीक है। और एंटीपायरेटिक एक्शंस के लिए कितना दे सकते हो आप, आपको इसकी डोज चाहिए होगी 1 ग्राम टू 2 ग्राम पर डे, ठीक है। लेकिन ये इतना अच्छा एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो नहीं करती जितना आपका पैरासीटामोल करती है। मेनली इसका जो आपका एक्शन देखा जाता है वो मेनली है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये बेसिकली कैसी होती है, इसका जो मैकेनिज्म है ये कैसी है, नॉन सिलेक्टिवली कॉक्स इनहिबिटर है, मतलब ये कॉक्स वन पे भी इक्वल वर्क करती है और कॉक्स टू पे भी इक्वली वर्क करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूज़ के बारे में तो इसको एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक की तरह यूज़ किया जाता है, रूमेटिक फीवर में यूज़ किया जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, मीन्स जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन है वहाँ इसका यूज़ देखने को मिल जाएगा। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर हाई डोज क्या होगी तो क्या कराएगा, टिनाइटस करा सकता है, वर्टिगो करा सकता है और हियरिंग लॉस भी हो सकती है। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिन बार बार होगा, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम को इन्हांस कर देगा। अगर देखो मैंने भी बताया ये क्या करेगा, कॉक्स वन पे अगर वर्क कर रहा है तो कॉक्स वन पे क्या होगा या कॉक्स टू पे, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में TXA2 को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका ब्लीडिंग फैक्टर है या सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर है वो नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से जो आपका ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो लीवर डिजीज़ में क्या करा सकता है, नेक्रोसिस करा सकता है, टिश्यूज़ की डेथ करा सकता है, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है, ठीक है। और अगर आप सर्जरी करा रहे हो, सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो तो उससे एक हफ्ते पहले इसको मना किया गया, आप इसका यूज़ रोक दें। वही क्यों, क्योंकि क्या होगा, ये आपके ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देगा और जो आपकी क्लोटिंग फैक्टर है उसको रिड्यूस कर देगा। इसी के साथ दूसरी ड्रग है हमारी पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल को भी मैंने बताया ये कैसी होती है, ये कौन सी कैटेगरी में रखी गई है, एनाल्जेसिक, ठीक है, और एंटीपायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पैरासीटामोल सबसे पोटेंट एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, ठीक है, लेकिन कैसी है, एक वीक इन्फ्लामेट एंटी इन्फ्लामेटरी
ड्रग होती है। ये मेनली तीनों पे वर्क करती है, कॉक्स 1 पे भी वर्क करती है, कॉक्स 2 को और कॉक्स 3 पे भी वर्क करती है। हम तीनों को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं फॉर्मेशन होता, और जो आपकी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है? सबसे सेफेस्ट एनसेड्स है जो आपकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस में यूज़ होती है, ठीक है। और इसको हम पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों में भी यूज़ करते हैं। अगर कहीं पे एस्पिरिन का काउंटर इंडिकेशन है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पैरासीटामोल का यूज़ कर सकते हो। अगर हम एडवर्स साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो नोजिया, वोमिटिंग, लीवर टेंडरनेस, जॉइंटिस, ठीक है, एक्यूट हेपेटाइटिस फेलियर और डेथ हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, अगर किसी ने पैरासीटामोल ज़्यादा अमाउंट में ले ली है या पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो गई तो आप उसके वहाँ क्या कर सकते हो, एन एसिटाइल सिस्टीन को एज अ एंटीडोट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसकी डोज कितनी बताई गई है? 500 mg टू 1000 mg TDS तक आप दे सकते हो 3 टाइम्स में। यानी कि आप कितना यूज़ कर सकते हो, आप इसको 2000 mg से लेके 4000 mg तक पर डे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चिल्ड्रंस में आपको ध्यान रखना है 10 to 15 mg पर केजी आपको इसका यूज़ करना है। इसके बाद है डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक में क्या है, ये आपकी आर्थराइटिस में वर्क करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, मायोसाइटिस में वर्क करती है, डेंटल पेन में, गाउट में, किडनी में, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में, पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट ट्रोमेटिक पेन में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पेन में, एंडोमेट्रियोसिस में, इन सब में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये मेनली वर्क करती है आपके कॉक्स 2, है ना। तो ये कॉक्स 2 को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। इसकी जो डोज बताई गई है वो कितनी बताई गई है, 50 mg आप दे सकते हो TDS में, ठीक है। इसके बाद अगर आप IM दे रहे हो तो 75 mg बताया गया, ठीक है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट ड्रग आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है? आर्थराइटिस में, फीवर में, एंटीपेलेटिक, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट मतलब क्या है, अगर आप एंटी प्लेटलेट इफेक्ट मतलब क्या है, कहीं पे क्लॉटिंग हो रही है ब्लड की ज़्यादा, तो आप वहाँ पे दे सकते हो, तो क्लॉटिंग को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। और जो हमारी WHO ने इसको असेंशियल लिस्ट में रखा है आइबुप्रोफेन को, ठीक है, असेंशियल ड्रग्स की लिस्ट में आइबुप्रोफेन को WHO में रखा गया है। ये किस पे वर्क करती है, ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर में होती है, ठीक है। तो ये कॉक्स 2 पे मेनली वर्क करती है, देन आपके कॉक्स 1 से ज़्यादा, ठीक है। इसकी डोज कितनी बताई गई है? 400 mg टू 600 mg TDS, या आप कह सकते हो 5 to 10 mg पर केजी, यानी कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है हमारा मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेंस्ट्रुअल पेन में, इन्फ्लेमेशन वगैरह में। ये भी कैसा है, अगर मैं बात करता हूँ, ये भी कौन सी कैटेगरी में है? प्रेफरेंशियल, ठीक है। ये किस में रखा गया? प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर में, ठीक है। इसके बाद इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे बताया गया? किडनी स्टोन डिजीज़ में बताया गया है, ठीक है। और अगर हम डोज की बात करते हैं 250 mg से आप 500 mg दे सकते हो TDS, यानी कि 3 टाइम्स अ डे, ठीक है। मेथासिन के बारे में, तो इंडामेथासिन क्या होती है हमारी? ये नॉन सेलेक्टिवली कॉक्स इनहिबिटर है। मीन्स ये कॉक्स 1 पे और कॉक्स 2 दोनों पे वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो इसका जो इंडिकेशन है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? गाउट में यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्पॉन्डिलाइसिस में यूज़ किया जाता है, और डक्टस आर्टीरियोसिस या जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन, यानी कि जो आपके गम्स हैं उनके इन्फ्लेमेशन में इसका यूज़ देखने को मिलता है। डोज कितनी बताई गई इसकी? 25 to 50 mg BDS या TDS आप इसको, यानी कि 2 टाइम्स अ डे, ठीक है, या 3 टाइम्स अ डे इसका यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। नियोनेट्स यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कितना देना है आपको? 0.2 mg पर केजी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारा मेटामिज़ोल। मेटामिज़ोल कैसी है? ये सबसे ज़्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आती है? ये मेनली कैटेगरी कौन सी है हमारी? फोर्थ कैटेगरी, मैंने जो आपको बताया था, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। तो इसका पुअर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उसको आप नहीं दे सकते हो। डोज कितनी बताएगी? 500 mg TDS, मतलब 3 टाइम्स अ डे, यानी कि 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम तक आप इसका यूज़ में ले सकते हो। इसके बाद है हमारा फिट्रोलेक।
केटोलेक क्या है, ये भी एक पोटेंट एनाल्जेसिक है लेकिन वीक एंटी इन्फ्लामेटरी है, ये भी फोर्थ कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये क्या इस पे वर्क करती है, ये भी हमारे पीजी को इनहिबिट करती है और ये मेनली यूज़ की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स में। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है या फिर हमारा मस्कुलो स्केलेटल पेन में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसकी डोज की बात की जाए तो 30 से 60 एम को दे सकते हो IM। इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो कितनी बताई गई है, 150 mg पर डे तक आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप ओरली दे रहे हो तो आपको 10 to 20 mg के टैबलेट्स में आपको मिलता है और आप इसकी ओरली 4 mg पर डे तक डोज दे सकते हो। इसके बाद है पायरोक्सिकेम। पायरोक्सिकेम कैसी होती है, ये गुड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करती है, अल्सीरोजेनिक होती है, अल्सर्स का फॉर्मेशन करती है, लेकिन इसका जो ऑनसेट है वो स्लो है, ठीक है। यूज़ कहाँ की जाती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस में और पोस्ट ऑपरेटिव पेन वगैरह में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं तो 20 mg पर डे आप इसका यूज़ कर सकते हो इन ए सिंगल फॉर्म, इन ए सिंगल डोज, यानी कि आप OD दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हमारा एसिक्लोफेनेक। एसिक्लोफेनेक क्या होता है, ये इसका डाइक्लोफेनेक जैसा सोडियम जैसा ही इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसके पास क्या है, अगर हम बात करते हैं तो जो लोग हाइपरटेंशन या फिर जिनमें डायूरेटिक थेरेपी चल रही है, ठीक है, डायलिसिस जिनका लगा हुआ है या फिर हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, उसमें सबसे बेस्ट ड्रग है हमारी एसिक्लोफेनेक, ठीक है। तो ये तीनों काम शो करती है, एंटीपायरेटिक भी है, ठीक है, एनाल्जेसिक भी होती है और हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो किस में दी जाती है, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी दे सकते हो आप, और जिनकी डायरेटिक थेरेपी, डायरोसिस, डायलिसिस वगैरह चल रहा है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। डोज कितनी बताई गई है, 50 mg तक बताई गई है TDS, यानी कि आप 3 टाइम्स अ डे इसको 50 mg दे सकते हो, 50 mg की डोजेज दे सकते हो ओरली। इसके बाद है हमारा निमेसुलाइड। निमेसुलाइड कैसा है, ये एक एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है और एंटी इन्फ्लेमेटरी, तीनों प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये वीक इनहिबिटर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का, ठीक है। और इसके अगर हम बात करते हैं, इसकी जो एफिनिटी है वो COX-2 के लिए ज़्यादा होती है COX-1। तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, ये आया हमारे सेकंड कैटेगरी में, ठीक है। मैंने बताया था सेकंड कैटेगरी कौन सी थी, प्रेफरेंशियल, ठीक है। तो ये कौन सा था, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर की कैटेगरी में रखा गया। एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके, नोजिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, रैशेस, ड्रोजीनेस, डिजीनेस और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके बाद हम डोज की बात करते हैं तो 100 mg BD इसका यूज़ कर सकते हैं या 5 mg पर kg BD या TDS इसका यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। बाद है हमारा इटोडोलैक। ये कैसी होती है, ये इंडोल एसिडिक एसिड का डेरिवेटिव है, जो मेनली अगर हम बात करते हैं ये कैसा है, COX-2 सिलेक्टिव की कैटेगरी में आता है, मेनली आपके COX-2 को इनहिबिट करता है, ठीक है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डाइक्लोफेनेक जैसी प्रॉपर्टी होती है। तीनों एक्शन देखने को मिलते हैं, एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह इसको यूज़ करते हैं। यूज़ कहाँ पे किया जाता है, अगर कोई एक्यूट मस्कुलो स्केलेटल पेन है, आपकी मसल्स वगैरह का पेन है, तो वहाँ पे इसको मेनली यूज़ किया जाता है। ये प्रोड्यूस करता है एनाल्जेसिया को फॉर 6 to 8 आवर्स, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन, अगर ऑपरेशन के बाद पेन है तो उसमें क्या करते हैं, इसको एनाल्जेसिक की तरह वर्क यूज़ करते हैं और 6 से 8 घंटे के लिए ये पेन को रिड्यूस कर देता है अच्छे से, ठीक है। अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं तो 200 से 400 mg को बताया गया, आप या तो BD ले सकते हो या आप इसको TDS यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आंसर्स पूरे अच्छे डिटेल से पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। थैंक यू।